हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग ओल्ड इंग्लिश जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो बिहार बोर्ड है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अब ज़्यादा पूछ रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव भी अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी का समावेश इसमें किया गया है और आप लोगों को इससे बाहर कुछ भी पूछने नहीं जा रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रिफर्ड टू बाय वन ऑफ द फ्लोइंग नेम्स। कह रहा है कि इंग्लिश का जो इतिहास है उसका जो प्रथम अवधि है, इंग्लिश के इतिहास की जो प्रथम अवधि है उसको निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम के द्वारा जाना जाता है। ओके, तो आपके ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन है एंग्लो सेक्शंस, तीसरा ऑप्शन है एंग्लो केल्टिक और चौथा ऑप्शन है ऑल ट्रू। मतलब ऑल ट्रू इन द सेंस है कि ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही, तीनों। तो जैसा कि हम लोगों ने वीडियो देखा है, ओके, आई होप कि आप पीछे जो हमने ओल्ड इंग्लिश इस चैप्टर पे जो वीडियो बनाया है, 3 पार्ट बनाया है, वो अगर आप देख लेते हैं या देखे होइएगा तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 100% एकदम बनेगा। एक भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है ओल्ड इंग्लिश पे जो बनाया हुआ हूँ तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मैं उस तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ट्रू। मतलब जो इंग्लिश के इतिहास की जो प्रथम अवधि है उसको हम लोग तीनों नामों से जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश के भी नाम से जानते हैं, एंग्लो सेक्शन के नाम से भी जानते हैं, एंग्लो केल्टिक के भी नाम से जानते हैं, मतलब तीनों नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ट्रू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का इतिहास बिगिंस शुरुआत होती है विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। ओके, कह रहा है इंग्लिश का जो इतिहास है वह कब शुरू होती है, किसके आने से शुरू होती है। तो हमने पहले की वीडियो में बताया है कि शुरू होती है आपको एंग्लो सेक्शंस के आने से। एंग्लो सेक्शंस जो है वह ब्रिटेन में, मतलब इंग्लैंड में 449 ईस्वी में आया था और 449 ईस्वी में जो एंग्लो सेक्शन आए, इसी से इंग्लैंड में इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। तो आपका आंसर है एंग्लो सेक्शंस। आपका आंसर क्या है? ए है बी नंबर, एंग्लो सेक्शंस आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एंग्लो सेक्शंस वेयर फियर्स वार लाइक ट्राइब फ्रॉम। कह रहा है कि जो एंग्लो सेक्शंस थे वह फियर्स वार लाइक ट्राइब्स थे, मतलब लड़ाकू जनजाति थे। ओके, वे क्या थे? बर्बर लड़ाकू जनजाति थे। फ्रॉम कहाँ से, मतलब एक लड़ाकू जनजाति थे, लेकिन ये कहाँ से आते थे, मतलब ये कहाँ से आए थे? इंग्लैंड में जो आए थे एंग्लो सेक्शन, वह कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपको, कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपको यूरोप से। कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। द नॉर्मन कंक्वेस्ट द इंग्लैंड इन। जो नॉर्मन जाति है, नॉर्मन जाति आपको थोड़ा सा बता दे कि नॉर्मन जो है एक जनजाति है या जाति है
ओके, जो नॉर्मैंडी के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? नॉर्मैंडी के निवासी हैं। ये कहाँ के निवासी है? नॉर्मैंडी के निवासी है। और ये जो नॉर्मैंडी है ये कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्मैंडी एक जगह के है जो कहाँ पड़ता है? फिलहाल फ्रांस देश के एक जगह है जिसका नाम है नॉर्मैंडी। और नॉर्मैंडी के निवासी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मन बोलते हैं। ओके, कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है विजय। द इंग्लैंड मतलब कहने का मतलब है जो नॉर्मन वासी है, मतलब नॉर्मैंडी के जो निवासी जिसको नॉर्मन बोलते हैं, नॉर्मन जो है वो इंग्लैंड को कब जीता था? तो आप लोग पढ़े होइएगा। ओके, तो ये है 1066 ईस्वी में। ओके, ये आंसर आपका हो गया ए नंबर AD 1066। ओके, जो नॉर्मन जो है वो इंग्लैंड को 1066 ईस्वी में जीता था। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज। नॉर्मन जो विजय हुआ था, ये जो नॉर्मन लोग जो विजय हुए थे कहाँ? इंग्लैंड पे जब आक्रमण किए नॉर्मन, और जब विजय हुए तो उनका रिजल्ट क्या हुआ? मतलब उनका परिणाम क्या निकला? इंग्लैंड में क्या उसका रिजल्ट आया? ओके, तो पहला ऑप्शन है इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैंडिनेवियन वर्ड्स इनटू द इंग्लिश। हमने आपको बताया है कि नॉर्मन कहाँ के वासी थे? तो नॉर्मन जो थे वह फ्रांस के थे। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। ओके, तो फ्रांस के थे, तो ये फ्रांस के थे तो फ्रेंच वर्ड ही आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो थे ये फ्रांस के थे। ओके, नॉर्मन के निवासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ओके, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो ये कौन सा वर्ड लाएंगे? तो फ्रेंच भाषा। फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। तो फ्रेंच वाला ही आंसर होगा आपका। तो देख लीजिए कि फ्रेंच वाला कौन सा है। इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब संचार हुआ, लाया गया। लार्ज नंबर ऑफ स्कैंडिनेवियन वर्ड्स, स्कैंडिनेवियन वर्ड्स तो लाया नहीं सकता है, फ्रांस का है नॉर्मन, तो फ्रेंच भाषा ही लाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, इन्फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केल्टिक वर्ड्स। केल्टिक वर्ड्स जो है ये इसका नहीं था। नॉर्मन वो केल्टिक भाषा नहीं बोलते थे। ओके, केल्टिक भाषा वो बोलते थे जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, जो पहले से वहाँ थे। ओके, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी देखिए इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू द इंग्लिश। दोस्तों, फ्रेंच वर्ड्स मतलब नॉर्मन जो निवासी थे वो फ्रांस के थे, तो फ्रेंच वर्ड ही लाएंगे। ओके, चौथा देख लीजिए, इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जर्मनिक वर्ड, तो जर्मनी के तो थे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंच वर्ड्स को ही ये लाए थे। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सेवन किंगडम्स ऑफ एंग्लो सेक्शंस एंड केल्टिक नोन एज। कह रहा है कि एंग्लो सेक्शंस और केल्टिक एक जाति है जो इंग्लैंड के ही थे, उन दोनों ने मिलकर 7 किंगडम्स 7 राज्यों का ओके एक राज्य बनाया था। उसको किस नाम से जानते हैं? ओके, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की के नाम से। ओके, उसको किस नाम से जानते हैं? एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की के नाम से जानते हैं। ओके, क्यों जानते हैं? क्योंकि एंग्लो सेक्शंस ने बनाया है केल्टिक जाति से मिलकर, तो वो अपने नाम पे ही रखेगा उस हेप्टार्की का नाम। हालांकि हेप्टार्की जो होता है वह हेप्टा मतलब होता है, हेप्टा जो होता है, हेप्टागोन आप पढ़े होइएगा मैथमेटिक्स में, तो हेप्ट अगर हेप्ट देखा जाए, ओके, हेप्ट देखा जाए तो हेप्ट मतलब होता है आपको 7। क्या होता है? 7। हेप्ट मतलब क्या होता है? 7। तो हेप्टार्की मतलब 7 राज्यों के जो समूह होता है, 7 राज्यों से मिलकर जो एक समूह बना है उसको बोलते हैं हेप्टार्की।
और किसने बनाया है? तो एंग्लो सेक्शंस ने मिलकर बनाया है। किसके साथ? केल्टिक जाति के लोगों से मिलकर बनाया है। ओके, केल्टिक ने और एंग्लो सेक्शन ने दोनों मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम है एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की का नाम दिया गया था। ओके, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की। ओके, 7 नंबर देखिए, द लीडरशिप ऑफ एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की ग्रेजुअल पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ दी। ओके, एंग्लो सेक्शंस जो हेप्टार्की है, यहाँ पर भी देख रहे हैं एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की 7 राज्यों का जो समूह है उसका नाम है। तो एंग्लो सेक्शन जो हेप्टार्की है उसका जो लीडरशिप है, लीडरशिप मतलब नेतृत्व होता है, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, ग्रेजुअली धीरे 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 पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ, वह किसके हाथों में चला गया? वह किसके हाथों में चला गया? तो धीरे धीरे वह किसके हाथों में चला गया? तो एंग्लो सेक्शंस के हाथ में चला गया। ओके, एंग्लो सेक्शंस के हाथ में चला गया, क्योंकि जो केल्टिक जो थे वह और एंग्लो सेक्शंस दोनों ने मिलकर इस एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की को बनाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एंग्लो सेक्शंस बहुत बुद्धिमान थे, उनको नेतृत्व करने की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए धीरे धीरे जो है वह एंग्लो सेक्शंस जो हेप्टार्की है, एंग्लो सेक्शंस जो हेप्टार्की 7 राज्यों का जो समूह है, 7 स्टेट्स का जो समूह था, वो धीरे धीरे अपने हाथों में ले लिया और एंग्लो सेक्शंस वह के हाथों में यह एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की जो है, एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की का चलाया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंग्लो सेक्शंस हेप्टार्की, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। डोवर, कम्बरलैंड, लंदन, यॉर्क, एवन, थैम्स, ट्रेंट, डी, डरवेंट, मैनचेस्टर, विंचेस्टर आर डैश वर्ड्स। ये कहाँ के वर्ड थे? ये जो है डोवर है, कम्बरलैंड है, सब जगह का नाम है। ओके, इसमें नदी का भी नाम है, जगह का भी नाम है। तो ये जो है यह कहाँ के थे? ओके, ये जो वर्ड्स है यॉर्क, एवन, थेम्स, ट्रेंट, विंचेस्टर, मैनचेस्टर, डरवेंट, ये कहाँ के शब्द है? तो ये जो शब्द है वह कौन सी भाषा के शब्द है यह पूछ रहा है। तो स्कैंडिनेवियन के है या केल्टिक के है या फ्रेंच के हैं या एंग्लो सेक्शंस। ओके, तो एंग्लो सेक्शन तो कोई भाषा होती नहीं है। ओके, फ्रेंच भाषा होती है, स्कैंडिनेवियन भाषा होती है, केल्टिक भाषा होती है। तो डी नंबर तो पहले ही छंट गया। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन का नहीं था, फ्रेंच का यह नहीं था, यह जो था ये जो वर्ड्स है यह है केल्टिक भाषा के लोग। ओके, क्योंकि देखिएगा ये लंदन जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो अभी इंग्लैंड देश में पड़ता है। ओके, तो इंग्लैंड वासी जो थे उनको ही केल्टिक जाति बोलते थे बहुत पहले। ओके, तो ये वहाँ का जो भाषा था वह क्या था? केल्टिक था। तो केल्टिक भाषा पहले ही से था, तो ये जो था डोवर, कम्बरलैंड, ये जितने भी वर्ड्स सब है वह केल्टिक भाषा के शब्द थे। ओके, और अभी भी ये शब्द मौजूद है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द कैरेक्टर्स वेयर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व्स। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लेटर्स, ऐसे शब्द जैसे ABCD जो हम लोग लिखते हैं। ओके, पुराने वीडियो में जो हमने इसके ओल्ड इंग्लिश का जो वीडियो बनाया है हमने 3 पार्ट में, ओके, पूरे लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्कशन किया गया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हुएगा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अदरवाइज ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओके, इसको समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर ये भी देख ले तो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं हो। ओके, लेकिन वो देख लीजिएगा तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर नहीं देखे हुइएगा वीडियो मेरा ओल्ड इंग्लिश का जिसको मैंने बनाया है, ओके, तो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल वो वीडियो लगेगा। ओके, तो चलिए, तो द कैरेक्टर्स, ओके, द कैरेक्टर्स वेयर कंपोज ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन। ओके, तो कैरेक्टर्स जो था वो शार्प था और स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखाओं से वो बना होता था। उसमें कर्व वर्ब जो है, जैसे हम सब सी लिखते हैं तो जो ये जो सी लिखते हैं वो सी ऐसे वहाँ लिखाता था। ओके,
सीधे स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखाता था। ओके, ए जो है वह दूसरे रंग का लिखाता था। तो यही सब है। तो स्ट्रेट लाइन से जो लिखा जाता था वह था आपका यहाँ पे एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, ये है र्यूनिक, RUNIC। ओके, तो यूनिक कैरेक्टर्स वे आर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन, ये होगा आपका आंसर ई। इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं है। तो यूनिक जो कैरेक्टर्स था वह शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व्स, बिना कर्व के लिखा जाता था। ओके, तो यूनिक कैरेक्टर्स जो था वह शार्प स्ट्रेट लाइन से लिखा जाता था बिना कर्व का। ओके, कर्व मतलब बिना घुमाव का। ओके, जैसे मैंने बताया भी है कि अब भी जो सी लिखते हैं ऐसे लिखते थे, और यूनिक कैरेक्टर्स में सी जो है ऐसे लिखा जाता था। इसमें कर्व आपको, इस लेटर में कर्व आपको नहीं मिलेगा। कर्व मतलब होता है मुड़ाव, झुकाव। ओके, गोल गोल जो होता है उसको मुड़ाव कहते हैं, वो नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये र्यूनिक। ओके, र्यूनिक कैरेक्टर्स वेयर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व्स। ओके, तो चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं। द मैसेज ऑफ डैश अल्फ़ाबेट आर डिफिकल्ट टू डिराइव, मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिंबॉलिक। ओके, कह रहा है कि मतलब इस पे जो मैसेज था वह जनरली सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक मतलब चिन्ह के तौर पर लिखा जाता था। ओके, तो वह कहाँ का जो वो शब्द है वह कौन सा था, कहाँ का था। ओके, तो इसका भी एक ऑप्शन आप जोड़ लीजिए, ई नंबर, वो भी र्यूनिक ही होगा, RUNIC। ओके, र्यूनिक। तो द मैसेज ऑफ र्यूनिक अल्फ़ाबेट आर डिफिकल्ट टू डिराइव एज मोस्ट ऑफ द, ई नंबर आंसर क्या होगा इसका, सही होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो र्यूनिक कैरेक्टर जैसे मान के चलिए कि कोई भी हथियार हुआ, चाकू हुआ, है ना, उस पे एक कैरेक्टर्स लिखा रहता था यूनिक अल्फ़ाबेट का, उसका लेकिन उस पे क्या लिखा रहता था, वो मैसेज क्या देना चाहता था उस पे लिख कर, वो अभी तक समझ से बाहर की बात है। और वो जनरली सिंबॉलिक होता था, चिन्ह के रूप में लिखा जाता था। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। ओके, द रोमन स्क्रिप्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस only after, इसका है आंसर आपको ए नंबर, 6th सेंचुरी। द रोमन स्क्रिप्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर 6th सेंचुरी। ये वीडियो में हमने ये सब का पूरा डिस्कशन करवाया है, आप देखे होइएगा वीडियो तो आपको पता होगा। ओके, 12 नंबर देखिए। द ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स वेयर सुपरसेडेड बाय डैश कैरेक्टर्स। ओके, कह रहा है जो ओल्ड सेक्शंस जो था वह सुपरसेडेड, वह आच्छादित हो गया। किससे आच्छादित हो गया, तो इसका आंसर है आपको फ्रेंच कैरेक्टर से यह आच्छादित हो गया था। ओके, 13 का देखिए। ओके, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वेर लैटिन एंड डैश। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश की जो अवधि थी उसमें 2 मेजर, 2 प्रमुख इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव हुआ। किस किस भाषा का प्रभाव हुआ, वेयर लैटिन एंड, लैटिन और किस भाषा का प्रभाव हुआ, तो यह स्कैंडिनेवियन भाषा का हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्कैंडियन भाषा का यह प्रभाव हुआ था। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए। परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस इंग्लिश एज मच एज डैश। कह रहा है कि शायद ही ऐसी कोई भाषा होगी
जितना अंग्रेजी को प्रभावित किया होगा, मतलब कहने का इन द सेंस है क्वेश्चन का कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश भाषा को कौन सी भाषा ने प्रभावित किया है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला भाषा है वो है लैटिन भाषा। ओके, तो आपका आंसर होगा लैटिन। ओके, क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा लैटिन, ये आपका आंसर होगा लैटिन। ओके, पांचवा देखिए, इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, डैश हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो यहाँ भी लैटिन है, लैटिन का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। कह रहा है इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, डैश हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, संसार का जो ओल्ड लैंग्वेज है वह किसको ऐसी ख्याति प्राप्त थी, कौन सी भाषा को ख्याति प्राप्त थी वर्ल्ड लैंग्वेज के तरह। अभी जो है मॉडर्न, अगर इंग्लिश की बात करें, अभी 2020 की बात करें, तो अभी जो है वह इंग्लिश भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ओके, लेकिन प्राचीन काल में वर्ल्ड लैंग्वेज को, मतलब वर्ल्ड लैंग्वेज कौन सी भाषा को जानते थे, मतलब कौन सी भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह हम लोग जानते थे। ओके, तो वो भाषा है आपको लैटिन भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जानते थे। 16 देखिए, द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन वाज हॉल्टेड बाय द अराइवल ऑफ दी, रोमनाइजेशन की जो प्रोसेस है वाज हॉल्टेड, वह रुक गया। ओके, वह क्या हुआ, रुक गया, किसके आने से, बाय द अराइवल ऑफ दी एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शंस के आने से जो रोमनाइजेशन की प्रक्रिया है वह पूरी तरह रुक गई थी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर, स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स आर आल्सो कॉल्ड, स्कैंडिनेवियन जो वॉरियर्स थे, लड़ाकू थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। ओके, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो वाइकिंग के नाम से जाना जाता था। 17 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, थोड़ा सा हम बता दें इसके बारे में, जो स्कैंडिनेवियंस जो वॉरियर्स थे, लड़ाकू थे, उनको वाइकिंग के नाम से जानते थे। तो वाइकिंग मतलब होता है समुद्री लुटेरा। 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच का जो समुद्री लुटेरे थे, लुटेरा टाइप का आदमी था, मतलब वार लाइक ट्राइब्स थे। वार लाइक ट्राइब्स मतलब झगड़ालू किस्म के प्रवृत्ति के आदमी थे। ओके, तो उसको वाइकिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश एज ऑफ फ्रॉम मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, कह रहा है कि 8वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के जो बीच का जो समय है, ओके, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, किस एज, किस काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो उसको हम जानते हैं आपको वाइकिंग काल के नाम से। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइकिंग, क्या होगा, वाइकिंग। ओके, तो इसका आंसर 18 का आंसर क्या होगा, ए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करते हैं। दे, देयर, देम, ए कौन से शब्द थे। ओके, मतलब यह किस भाषा के शब्द थे और कहाँ से लाया गया था, इसको इंग्लिश में किस भाषा के शब्दों से इसको लाया गया था। तो ये जो था दे, देयर, देम, यह डैनिश भाषा से लिया गया था। ओके, डैनिश भाषा डेनमार्क, डेनमार्क आप देश है एक, डेनमार्क का नाम सुने होइएगा। ओके, डेनमार्क का नाम सुने होइएगा। तो डेनमार्क के जो निवासी होती है उनको डैनिश कहते हैं। ओके, तो डैनिश भाषा है, डेनमार्क में डैनिश भाषा, तो डैनिश भाषा से ही यह तीनों शब्दों को लाया गया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, डैनिश। ओके, दे, देयर, देम आर डैनिश, क्या होगा, डैनिश वर्ड्स। ओके, 20 नंबर हम लोग देखते हैं। द वर्ड आर इज ए डैश वर्ड, जो आर जो शब्द है, जो ए जो आर आप देखते हैं, ए आर ई, ए आर ई, आर मतलब जो होता है होता है ना, हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाते हैं, यू आर ए बॉय। ओके, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र हैं। तो ये जो आर है,
ओके, जो आर है, यह आर किस भाषा से इंग्लिश में लाया गया है, यही पूछ रहा है। द वर्ड आर इज, तो इसको किस भाषा से लाया गया है? इसको स्कैंडिनेवियन भाषा से लाया गया है। इसको किस भाषा से लाया गया है? तो आर जो शब्द है वो स्कैंडिनेवियन भाषा से इंग्लिश भाषा में लाया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेवियन। 21, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ डैश। गोल्डन मतलब ओल्ड इंग्लिश जो था, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर मतलब पुरानी अंग्रेजी का जो साहित्य है उसका जो गोल्डन पीरियड है वह किस काल को कहा जाता है? ओके, तो किंग अल्फ्रेड के काल को हम लोग क्या कहते हैं? किंग अल्फ्रेड के काल को हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के गोल्डन काल कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन काल है, स्वर्णिम काल है, वह किंग अल्फ्रेड के काल को कहते हैं। ओके, बीट्स हिस्ट्री वाज ट्रांसलेटेड बाय। बीट्स हिस्ट्री को किसने ट्रांसलेट किया था? ओके, तो आप लोगों को पता होगा, वीडियो देखे होइएगा मेरा पिछले वाला, तो इस पे जो बना हुआ है इस चैप्टर पे, किंग अल्फ्रेड को ही यह श्रेय जाता है कि बीट्स हिस्ट्री का ट्रांसलेशन वह किया था। ओके, 23 नंबर देखिए, द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय किंग अल्फ्रेड वाज द। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कृति है, जो बुक लिखने का काम है, वो मतलब सबसे बुक तो बहुत उसने लिखे हैं, किसने? किंग अल्फ्रेड में बहुत सारे बुक लिखे हैं, बहुत सारे का ट्रांसलेशन भी किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब है वह कौन सी किताब है? तो वह किताब का नाम है आपको एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। यह सबसे महत्वपूर्ण किताब है जो किंग अल्फ्रेड के द्वारा कृत है, मतलब लिखा गया है। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, चौबीस नंबर हम लोग देखते हैं। ओके, द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ ए यूरोपियन नेशन इन इट्स ऑन लैंग्वेज। ओके, द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट बुक, प्रथम किताब था, और फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री था, मतलब लगातार इतिहास उसमें लिखा गया था। ऑफ यूरोपियन नेशन, एक यूरोपियन नेशन का उसमें लगातार लिखा गया था। इन इट्स ऑन लैंग्वेज, और अपनी भाषा में लिखा गया था। वह किताब का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम था द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल। ओके, 25 देखिए, द ईयर डैश मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति का काल इसमें से कौन सा है? 266, 449, 609 एंड 1215। तो आप लोगों को पता है कि ओल्ड इंग्लिश जो है वह एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा लाया गया था। उसके बाद नॉर्मन आए, तो नॉर्मन आए थे आपको 1066 ईस्वी में, और इसने इंग्लैंड पे आक्रमण किया और ओल्ड इंग्लिश को इसने ख़त्म कर दिया। तो इसका जो है आंसर होगा 1066 ईस्वी। 1066 ईस्वी का जो काल है वो ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति का काल माना जाता है। ओके, 26 नंबर देखिए, द नॉर्मन्स हैड नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड पैट्रोनाइजिंग ए लैंग्वेज सच एज। कह रहा है जो नॉर्मैंडी के वासी को नॉर्मन्स बोलते हैं, जो फ्रांस का क्षेत्र है। फ्रांस एक देश है। ओके, हमने पहले ही बताया है इस वीडियो में, फ्रांस एक देश है, वहाँ पे एक जगह है नॉर्मैंडी, और नॉर्मैंडी के निवासी को नॉर्मन्स बोलते हैं। यही नॉर्मन्स ने 1066 ईस्वी में कहाँ? इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। तो कह रहा है कि नॉर्मन्स हैड नो इंटरेस्ट, नॉर्मन्स को कोई रुचि नहीं थी किस चीज़ में? इन डेवलपिंग, मतलब उसको विकसित करने में, एंड पैट्रोनाइजिंग, और उसका श्रेय देने में, मतलब उसको पालने पोसने में, उस भाषा को श्रेय देने में। एज ए लैंग्वेज सच एज, किस भाषा को? तो किस भाषा को थी? आप वीडियो देखे होइएगा तो जरूर बताइएगा, वो था इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा को उसने
डेवलप नहीं किया और उसको श्रेय भी नहीं दिया था। ओके, किसने नहीं दिया था? नॉर्मन्स ने नहीं दिया था। तो इसका 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा इंग्लिश। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वेयर, कह रहा है जो इंग्लैंड देश के जो नेटिव इनहेबिटेंट्स थे, जो मूल रूप से उसके निवासी थे, उसको क्या कहा जाता है? मतलब वो कौन थे? ओके, वे कौन थे? तो वो थे केल्टिक। वो कौन थे? केल्टिक। ओके, केल्टिक जो थे वह केल्ट भाषा बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे? केल्ट भाषा बोलते थे। तो इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे उनको केल्टिक बोला जाता था। तो नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो वासी थे, नेटिव एकदम जो बेसिकली वहाँ से जुड़े हुए थे, जो सबसे प्रथम वहाँ पे थे, शुरुआत से ही थे, उनको केल्टिक बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता था? केल्टिक बोला जाता था। About 800 years, डैश वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। लगभग 800 साल पहले कौन सी भाषा को विश्व भाषा के रूप में जाना जाता था? तो आप लोगों को पता है कि विश्व भाषा को किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में, ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता था? तो वो है लैटिन भाषा को आपको वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। अभी तो है इंग्लिश। तो इसी के साथ ये वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का हो गया। ओके, हम सब्जेक्टिव का भी बनाएंगे इसके बाद। ओके, आप सब्जेक्टिव का भी देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर आ जाएगा। 110% गारंटी है मेरा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसलिए एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए आपको इस क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या वीडियो को बार बार आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे होइएगा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।